इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से सीधा जुड़ा हुआ है, और वो है टर्म इंश्योरेंस क्लेम। आज की ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक असल अनुभव से मिले सबक पर आधारित है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि लोग उन गलतियों से बचें ताकि किसी भी परिवार को वैसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। जरा सोचिए, एक परिवार जिसने अभी अभी किसी अपने को खोया है और इंश्योरेंस कंपनी उनसे ऐसे सवाल पूछती हैं जो उनकी तकलीफ को और बढ़ा देते हैं। ये सवाल सिर्फ परेशान करने वाला नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसका सामना क्लेम के समय अक्सर करना पड़ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस असल कहानी से करते हैं जिसने इस पूरे विश्लेषण को जन्म दिया, और उस बुनियादी समस्या को समझते हैं जिसका सामना कई परिवार करते हैं जब वे अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। कहानी शुरू होती है एक हालिया निधन से। परिवार को पता चलता है कि उनके प्रियजन के पास एक नहीं बल्कि कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां थीं। जो बात एक राहत की खबर लगनी चाहिए थी, वो देखते ही देखते एक न खत्म होने वाली, थका देने वाली प्रक्रिया में बदल गई। हर कंपनी के अपने अलग नाटक थे, अपने अलग नियम, और क्लेम पास करने के बजाय उसे टालने के नए नए बहाने थे। तो अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो पॉलिसी लेते वक्त या नॉमिनी की डिटेल्स देते वक्त हो जाती हैं। ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां बाद में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। एक बहुत आम सोच है कि 5 अलग अलग कंपनियों से 20-20 लाख की पॉलिसी लेना एक ही कंपनी से 1 करोड़ की पॉलिसी लेने से बेहतर है। लॉजिक ये दिया जाता है कि रिस्क बन जाता है, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। जरा उस नॉमिनी के बारे में सोचिए। उस दुख के माहौल में उन्हें 5 अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे, 5 बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, और 5 अलग अलग जांच अधिकारियों के सवालों का जवाब देना होगा। ये प्रोसेस इतना स्ट्रेसफुल हो सकता है कि नॉमिनी शायद बीच में ही हिम्मत हार जाए। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। पॉलिसी को सरल रखें। 5 अलग अलग छोटी पॉलिसी लेने के बजाय एक अच्छी और भरोसेमंद कंपनी से एक बड़ी पॉलिसी लेना कहीं बेहतर है। इससे नॉमिनी को सिर्फ एक जगह कांटेक्ट करना होगा, एक ही सेट डॉक्यूमेंट देने होंगे और प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। मकसद नॉमिनी के लिए रास्ता आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। अब एक और बहुत बड़ी गलती पर ध्यान देते हैं, नॉमिनी के नाम की डिटेल्स। इंश्योरेंस कंपनियां नॉमिनी के पहचान को लेकर बहुत सख्त होती हैं। अगर नॉमिनी के नाम में जरा सा भी फर्क है, जैसे मान लीजिए पैन कार्ड पर प्रिया कपूर शर्मा लिखा है और पॉलिसी में प्रिया के शर्मा, तो बस कंपनी को बहाना मिल जाता है क्लेम में अड़ंगा डालने का। वो इसी छोटी सी बात का मुद्दा बनाकर क्लेम को महीनों तक रोक सकते हैं, और यहां तक कि सक्सेशन सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, जिसे बनवाने में सालों लग सकते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, पूरी तैयारी। ये पॉलिसी धारक की जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि उनके सभी सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार और पैन कार्ड पर अक्षरशः एक जैसे हो। एक भी अक्षर का फर्क नहीं होना चाहिए। और हाँ, नॉमिनी को ये बताना भी जरूरी है कि पॉलिसी मौजूद है, कहाँ रखी है और क्लेम करने की बेसिक प्रक्रिया क्या है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनियां क्लेम देने से बचने के लिए या उसमें देरी करने के लिए क्या-क्या तरकीबें इस्तेमाल करती हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। जो बड़ी कंपनी है ना, जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, वो कभी भी क्लेम सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं करती, क्योंकि उससे उनका रिकॉर्ड खराब होता है। इसके बजाय वो उसे टाल मटोल करने की कोशिश करती हैं। वे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर देंगी जिन्हें जुटाना नॉमिनी के लिए लगभग नामुमकिन होता है, ताकि नॉमिनी थक हार कर खुद ही बैठ जाए। ये कुछ असल उदाहरण है। सोचिए तो, एक नेचुरल डेथ के मामले में पुलिस वेरिफिकेशन मांगना, या उस पहले व्यक्ति का एफिडेविट मांगना जिसने शव देखा था, या फिर शमशान की पर्ची को किसी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना। ये क्या बात हुई? कंपनियों को पता है कि ये सब करना कितना मुश्किल है। उनका एकमात्र लक्ष्य नॉमिनी को इतना परेशान कर देना है कि वो या तो हार मान ले या कम से कम भुगतान अगले महीने तक टल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सबसे पहले फोन पर बात करना बंद कर दीजिए। सारी कम्युनिकेशन लिखित में यानी ईमेल पर होनी चाहिए। कंपनी के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को एक ऑफिशियल ईमेल लिखें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उस ईमेल में IRDAI की कंप्लेंट्स आईडी complaints@irda.gov.in को सीसी में जरूर रखें। आप देखेंगे जैसे ही रेगुलेटर लूप में आता है ना, कंपनी का रवैया अक्सर 180 डिग्री घूम जाता है। अब हम उन मामलों पर बात करेंगे जहां पॉलिसी धारक की अपनी, अक्सर अनजाने में की गई गलती उनके ही खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें शायद 90% लोग फंसते हैं।
जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। एक व्यक्ति पॉलिसी फॉर्म भर रहा है और एजेंट उनसे ये सवाल पूछता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बातचीत की शुरुआत है, जो एक बहुत बड़े जाल की तरफ ले जाती है। और बस यहीं पर पॉलिसी धारक फंस जाता है। एजेंट अपनी सेल पक्की करने के लिए यह हेल्पफुल सुझाव देता है। थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लालच में एक छोटा सा झूठ बोल दिया जाता है, लेकिन पॉलिसी धारक को अंदाजा भी नहीं होता कि ये झूठ आगे जाकर पूरा क्लेम रिजेक्ट करवा सकता है। इसको लीगल भाषा में कहते हैं मटीरियल मिस इंटरप्रिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने कोई ऐसी जानकारी छुपाई जो अगर कंपनी को पता होती तो या तो वो ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती या शायद पॉलिसी देती ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि भले ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हुई हो, जिसका स्मोकिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर बाद में जांच में पता चला कि वो स्मोकर थे तो कंपनी इसी आधार पर क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। जी हां, बिल्कुल। तो यहां पर एक ही नियम है, बस एक, 100% ईमानदारी। अगर कोई महीने में 1 सिगरेट भी पीता है तो वो स्मोकर है, बस। आय उतनी ही बतानी चाहिए जितनी है। शराब के सेवन की सही जानकारी दें, पेशा क्या है ये भी सच सच बताएं, और पारिवारिक इतिहास में सिर्फ बीमारी का नाम बताना काफी नहीं, ये भी बताना जरूरी है कि वो बीमारी किस उम्र में हुई थी, क्योंकि 45 की उम्र में हुई दिल की बीमारी एक जेनेटिक रिस्क मानी जाती है, जबकि 75 की उम्र में नहीं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स की जो पॉलिसी धारक और नॉमिनी दोनों अपना सकते हैं, ताकि भविष्य में क्लेम की प्रक्रिया आसान और सीधी हो सके। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी टिप है। जब नॉमिनी क्लेम करने के लिए कंपनी को पहली बार फ़ोन करता है तो वो कॉल हमेशा रिकॉर्ड होती है। अब सोचिए, नॉमिनी पहले से ही दुखी है, घबराया हुआ है। ऐसे में कंपनी का प्रतिनिधि उनसे पूछता है, आपको क्या लगता है क्या हुआ था? और घबराहट में नॉमिनी अंदाजे से कुछ कह देता है, जैसे उन्हें कुछ दिनों से सीने में दर्द था या वो काम के तनाव में थे। नॉमिनी की यही अटकलें, यही अंदाजे कंपनी के लिए एक हथियार बन जाते हैं। वे पहले से मौजूद दिल की बीमारी या तनाव को न बताने के आधार पर एक नई जांच शुरू कर देते हैं, जिससे क्लेम में और देरी होती है। इसलिए नॉमिनी को पहले से तैयार करना बहुत जरूरी है। उन्हें सिर्फ तथ्य बताने हैं। इस स्क्रिप्ट को फॉलो करना सबसे अच्छा है। अपना नाम, पॉलिसी नंबर, मृत्यु की तारीख और जगह बताएं, और फिर सीधे पूछें, कृपया मुझे क्लेम की प्रक्रिया बताएं। बस मौत का कारण डेथ सर्टिफिकेट बताएगा। नॉमिनी को जासूस बनने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार पर जो एक पॉलिसी धारक के पास होता है। ये एक ऐसा नियम है जिसके बारे में हर पॉलिसी धारक को पता होना ही चाहिए। ये नंबर 3 साल, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये किसी भी पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पॉलिसी लेने के बाद पहले 3 साल कंपनी के लिए कंटेस्टेबिलिटी पीरियड होते हैं। इस दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को पूरा हक है कि वो फॉर्म की बाल की खाल निकाले। एक छोटा सा भी झूठ मिला तो वे क्लेम रद्द कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी पॉलिसी को लगातार 3 साल पूरे हो जाते हैं, बीमा अधिनियम की धारा 45 आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र बन जाती है। इस नियम के मुताबिक 3 साल के बाद कंपनी किसी भी तरह की गलत जानकारी या कुछ ना बताने के आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। इसका सिर्फ एक अपवाद है कि कंपनी ये साबित कर दे कि पॉलिसी लेने का इरादा ही धोखाधड़ी का था, जो कि साबित करना लगभग नामुमकिन होता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जो पॉलिसी आपने ली है, क्या वो सच में एक सुरक्षा कवच है, या अनजाने में की गई गलतियों की वजह से वो आपके परिवार के लिए आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बन सकती है। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी किसी भी परिवार को बहुत बड़े तनाव से बचा सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।